स्टेडियम की तस्वीर हर एक भारतीय को देखनी चाहिए। बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर है। रिफत, फिर से तस्वीरें जरा दिखाइए, समझाते भी चलिए और लोगों से खास तौर पर यह सवाल कीजिए कि 370 हटा तो उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और वो पीएम को कितना श्रेय दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ये यहाँ पे महिलाएं हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग लगातार आ रहे हैं और इर्द गिर्द जैसा मैंने कहा सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोग लगातार आ रहे हैं। पहले ये इंडोर स्टेडियम में जा रहे हैं, यहाँ पे सर छोड़िया और उसके बाद जो है दूसरा बख्शी स्टेडियम है और उसके बाद वो बख्शी स्टेडियम जा रहे हैं। लोगों से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या बदला, क्या उम्मीद लेके वो यहाँ पे आए हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पे इर्द गिर्द दिख रहे हैं। मैं फेरों से कहूँ थोड़ा सा टॉप एंगल में भी दिखाएं। आप देखिए दूर दूर तक जब आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पे आपको लोग दिखेंगे। लोग लगातार आ रहे हैं। आप बताएं, आप कहां से आए हैं? ओके, शुक्रिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार लोग जी हम कोशिश करें, आप हमसे बात करेंगे तो कोशिश करेंगे हम बाकी लोगों से बात करने की। तो ये आप पूरा ये दिखा सकते हैं। हम फिरोज को मैं पूछने की कोशिश, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है लगातार आ रहे हैं अलग अलग एरिया से, कुपवारा से, अनंतनाग से, बारामूला से, पुलवामा से, जम्मू से भी काफी सारे लोग यहाँ पे आए। संख्या बहुत कुछ बयां कर रही है। सभी को देख लेना चाहिए जो 370 हटने के बाद किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे थे। यूपी के रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग तेज हो गई। वहां इससे जुड़े पोस्टर भी लग गए। सूत्रों ने बताया कि यूपी कांग्रेस ने आला कमान से प्रियंका को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने की मांग की और इन मांगों के बीच यूपी के रायबरेली में इससे जुड़े पोस्टर लग गए। इन पोस्टरों के जरिए आला कमान से मांग की गई कि वो प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट दें। पोस्टर में लिखा गया कि रायबरेली पुकारती प्रियंका गांधी जी आइए। सूत्रों ने बताया कि यूपी कांग्रेस ने भी आला कमान से यही मांग की और उम्मीद जताई कि चुनाव समिति की बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी। रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी अब की बार। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद यूपी के रायबरेली की सीट खाली हो गई और अटकलें लगी कि प्रियंका गांधी को वहां से टिकट मिलेगा। 2019 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों में रायबरेली इकलौती सीट थी जहां कांग्रेस को जीत मिली थी। इस सीट पर सोनिया गांधी लगातार 5वीं बार चुनाव जीती थी। पिछले हफ्ते आई बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में रायबरेली के उम्मीदवार का नाम नहीं था। उत्तर प्रदेश के सैफई में एक अस्पताल के उद्घाटन के बाद क्रेडिट वॉर छिड़ गई। सैफई को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस अस्पताल के उद्घाटन के लिए खुद वहां पहुंचे और सैफई में 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस अस्पताल की नींव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रखी थी, लेकिन अस्पताल का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के हाथों से हुआ। लेकिन अस्पताल का उद्घाटन होते ही क्रेडिट वॉर छिड़ गई क्योंकि अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि यह वीडियो सैफई के उसी अस्पताल का है जिसका योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि योगी आदित्यनाथ ने आधे अधूरे अस्पताल का उद्घाटन कर दिया क्योंकि यह अस्पताल समाजवादी पार्टी ने बनवाना शुरू किया था और बीजेपी ने इसे बनवाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची आ सकती है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि आज की बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में कम से कम 5 सीटें मांग रही है और वहीं कश्मीर की बात अगर हम करें तो यहाँ 6 सीटों पर भी बंटवारे पर अब तक कांग्रेस की बात नहीं बन पाई। वहीं बिहार में कांग्रेस 7 से 8 सीटें मांग रही है आरजेडी से, लेकिन लेफ्ट वहां ज्यादा सीटें चाहता है, जिससे आरजेडी के साथ कांग्रेस बात नहीं बना पा रही है। उधर झारखंड में भी कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपी हैं। उस वक्त उनके ठिकाने पर छापा मारने गई ईडी की टीम के लोगों पर हमला बोल दिया गया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में उन्हें सीबीआई के हवाले किया गया, लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा चला क्योंकि बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एक दिन पहले यही दलील देकर बंगाल पुलिस की सीआईडी ने सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद सीआईडी को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देनी पड़ी और 20 घंटे की भागदौड़ और इंतजार के बाद सीबीआई के अधिकारी शाहजहां शेख को लेकर कोलकाता से निकल गए। सीबीआई की टीम के अधिकारियों के बीच बैठे शाहजहां शेख की तस्वीरें भी आईं, लेकिन इससे पहले दिन भर ड्रामा हुआ।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी की टीम को डेडलाइन तक दे डाली और सीआईडी से कहा कि वो शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दे। लेकिन डेडलाइन पार हो गई और सीआईडी की टीम शाहजहां शेख को लेकर यहां वहां दौड़ती रही। कोलकाता पहुंचे सीबीआई के अधिकारी इंतजार करते रहे क्योंकि सीआईडी की टीम मेडिकल जांच कराने के लिए शाहजहां शेख को ले गई और इस पूरी प्रक्रिया में शाम हो गई। जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के सीआईडी को डेडलाइन देते ही सीबीआई के अधिकारी कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि सीआईडी की टीम शाहजहां शेख की मेडिकल जांच कराने चली गई और करीब 3 घंटे तक यह प्रक्रिया चलती रही। एक दिन पहले तो सीबीआई की टीम को सीआईडी ने खाली हाथ ही लौटा दिया था और दलील दी थी कि बंगाल सरकार इस मामले की फौरन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। नतीजा यह हुआ था कि 2 घंटे के इंतजार के बाद सीबीआई के अधिकारी खाली हाथ लौट गए थे। लेकिन अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के फौरन सुनवाई से इनकार करने के बाद मामला एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया और अदालत के आदेश पर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली क्योंकि वो 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए हमले के आरोपी हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किए जाने के फौरन बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो 1 जनवरी का बताया गया जिसमें शाहजहां शेख सीबीआई और ईडी को खुली चुनौती देते दिखे और ये साफ कहते दिखे कि केंद्र की ये एजेंसियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाहजहां शेख का ये वीडियो 1 जनवरी का बताया गया, मतलब संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले से ठीक 4 दिन पहले का। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम उनके ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी जब ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया गया था। बीजेपी का आरोप है कि शाहजहां शेख ने अपना दबदबा दिखाने के लिए ही ईडी के अधिकारियों पर हमला करवाया था। अपनी जनसभा में दिए भाषण में भी शाहजहां शेख ईडी और सीबीआई पर तीखे हमले करते रहे। हालांकि 29 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार बने हैं। ऐसे में वहां हलचल बढ़ गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गुना में राजा वर्सेस महाराज के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ा कर सकती है। बात वही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिनसे चुनाव हारे उन्हीं के शरण में चले गए, तो ये कोई बहादुरी की निशानी नहीं है। वजह साफ है कि गुना शिवपुरी की राघोगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है। इस पर उनके बेटे जयवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार विधायक हैं। निश्चित ही समीकरण का कांग्रेस को कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसी सीट से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिग्विजय सिंह उन्हें खुलकर चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने बहादुरी की निशानी पेश नहीं की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पास दूसरे कोई भी विकल्प ना होने का दावा किया है। उनका दावा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति, ना विचार है। कांग्रेस का अपना मन है, वो जिसको लाना है लेकर आए, क्योंकि वो तो ये तलाश रहे हैं कि जमानत किसकी बचेगी।